ओके बेटा, लास्ट टाइम जो है इलेक्ट्रो ट्रांजिशन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेथड्स जो है ये हमने स्टार्ट किया टॉपिक, और इसमें जो है सबसे पहले हमने रिएक्टिविटी सीरीज को मेमोराइज किया और उसके बाद जो है इनके रिएक्शंस देखे थे हमने, किस चीज के साथ हमने रिएक्शन देखे थे, कोल्ड वाटर के साथ, स्टीम के साथ और एसिड के साथ। अच्छा, कोल्ड वाटर में सिर्फ पहले 3 करते हैं और स्टीम के साथ और एसिड के साथ कल से लेके पप्पू तक, पीवी तक सारे करते हैं, हाइड्रोजन से अबव जितने भी। फिर हमने ये भी देख लिया सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअली जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहे होते हैं। जो हमें याद रखना था वो ये था कि कोल्ड वाटर का फार्मूला सबको आता है और स्टीम का फार्मूला भी आता है, लेकिन अगर कोल्ड वाटर से रिएक्शन होगा तो हाइड्रोक्साइड बनेगा और अगर स्टीम के साथ होगा तो ऑक्साइड बनेगा। और एसिड में तो सॉल्ट वो खुद ब खुद आप बनाएं या ना बनाएं, आप जब लिखेंगे दोनों चीजों को आपसे खुद ब खुद सॉल्ट ही बनेगा, उसमें कोई और ऑप्शन बनेगा ही नहीं। इसके बाद फिर हमने यहाँ पर ये आपको मेटल्स दिए थे और ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बना के दी थी उस वक्त मैंने खुद से, ये आपके पास नोट्स में हैं। और इसमें अगर देखें तो ये पानी से रिएक्शन कर ही नहीं रहा, ये सारा कोल्ड वाटर से रिएक्शन करवा रहे हैं। जो कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं कर रहा वो कौन हो सकता है? ये मैग्नीशियम से लेके प्लाटिनम तक सब हो सकते हैं। पहले 3 ही तो रिएक्शन करते हैं। जो फ्लोट कर रहा है ये हो जाएगा सोडियम या पोटेशियम, तो इसको तो मैं बड़े आराम से पहचान सकता हूँ, मैंने लिख दिया या तो पोटेशियम है या फिर सोडियम है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में यही थे हमारे पास। आगे प्लाटिनम तक आपको पता है सिर्फ इन तीनों ने रिएक्शन करना है और इनमें से ये 2 जो है फ्लोट करते हैं, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब बी एंड सी दोनों सिंक भी हैं और रिएक्शन भी कर रहे हैं। मेरे पास तो एक ही एलिमेंट है जो रिएक्शन करता है, कैल्शियम। मेरे पास इस सीरीज में सिर्फ कैल्शियम है जो सिंक हो सकता है और रिएक्शन भी कर जाए। तो ये नया मेटल कहां से आ गया, एक और मेटल कहां से आ गया? अगर आपके पास सिर्फ ये वाले मेटल्स रिएक्शन करते हैं, सिर्फ ये वाले, तो कैल्शियम सही है डूब जाएगा और रिएक्शन भी करेगा, ये कैल्शियम इनमें से कोई एक हो सकता है। लेकिन दूसरा मेटल कहां से लेके आऊंगा? कहां से? पीरियोडिक टेबल से लेके आना पड़ेगा। क्यों? और आपको ये देखना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल अगर आपने इसकी बात कर दी है कि ये कैल्शियम है, तो अब ऐसा कोई एलिमेंट लेके आना है जो डूब भी जाए और इसे रिएक्शन कर सके। तो डूबने वाला तो ग्रुप 2 का ही होगा। पानी से जो रिएक्शन करते हैं वो तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ही करते हैं। तो हम यहाँ पे अगर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आपके सामने डिस्प्ले करने की कोशिश करें तो हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम ये करते थे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड रेडियम, इनमें से सिर्फ ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते थे। याद आया सब कुछ? और ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी बढ़ रही होती है। ग्रुप 1 को तो निगेट करते हैं क्योंकि सिंक हुए हैं। अब आपको ढूंढना वो है जो कैल्शियम से जरा ज्यादा रिएक्टिव हो। तो जी एसआर भी हो सकता है, बैरियम भी हो सकता है। और ये जीडी का क्वेश्चन अगर आया, इसमें बहुत सारे बच्चे स्टक हो जाएंगे, यार ये तो रिएक्टिविटी सीरीज में था ही नहीं। लेकिन आपको रिएक्टिविटी सीरीज जब पढ़ाई थी उसी वक्त आपको बता दिया था कि इसमें हम इनमें से कोई एक मेटल जो है एडजस्ट कर देंगे जो कैल्शियम से जरा ज्यादा रिएक्टिव हो, तो वो यहाँ पे फिट हो सकता है। तो अगर आपने बी में, सी में अगर आपने कैल्शियम लिख दिया था तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा या तो स्ट्रोंशियम या फिर बैरियम या फिर रेडियम, ये उससे ज्यादा रिएक्टिव। इस तरीके से डी जो रिएक्शन नहीं कर रहा वो फिर आप मैग्नीशियम से लेकर रिएक्टिविटी सीरीज में प्लैटिनम तक कुछ भी लिख दें तो चलेगा। इस तरीके से जब एसिड से बात की थी हमने, तो जो फ्लोट कर रहे हैं ये तो फिर अगेन सोडियम या पोटेशियम होगा। अब एसिड से डी कर ही नहीं रहा, तो इसका मतलब या तो ये कॉपर है या फिर ये सिल्वर है या फिर गोल्ड है या फिर प्लैटिनम जो रिएक्शन नहीं कर रहा। अब इन दोनों में से एक फास्ट कर रहा है, एक स्लो कर रहा है। तो आपके पास एसिड से रिएक्शन करते हैं तो ये करते हैं सारे। अब पहले 2 तो काट दें क्योंकि डूब गए हैं मेटल्स। डूबे हुए में इनमें से कोई उठाना है, ये इस बात का ख्याल करते हुए कि एक ज्यादा रिएक्टिव होगा और एक कम रिएक्टिव होगा। तो इनमें से अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसको कैल्शियम लिख दिया तो इसको मैं लिख दूंगा मैग्नीशियम। सही, मैग्नीशियम के अलावा कोई और भी आ सकता था। मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव का ख्याल करना। इसके बाद हमने एक्सेप्शन की बात की थी। कुछ मेटल्स बड़े आराम से एक्सेप्ट हो जाते हैं और कुछ मुश्किल से होते हैं। हमने बेंचमार्क, वो जो बाउंड्रियां लगाई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
3 मेथड थे मेटल्स को निकालने के लिए, कंपाउंड से एक्सट्रैक्ट करने के लिए। नंबर 1 मेथड जो था वो था जस्ट हीट। कौन कौन से थे जिनको हीट करते थे बस कंपाउंड में? आखिर के 3, आखिर के 3। फिर वो थे जिनको हीट भी करते थे और रिड्यूसिंग एजेंट भी ऐड करना पड़ता था, स्मेल्टिंग कहते हैं उसको, हीटिंग विद रिड्यूसिंग एजेंट। वो कौन से थे बीच के? ये इंपॉर्टेंट हो गया है, ये बहुत मुश्किल हो गया है, इसको जरा सेट करना होगा जी। हम रिएक्टिविटी सीरीज एक दफा दोबारा लिखते हैं आपके सामने ताकि आपको ये बात जरा समझ आनी शुरू हो जाए। इनमें से ये आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है, और देखते हैं कहीं पे अकेले से लिखी हो अलग से। ये आ गई आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज जी। इनमें से कौन से मेटल्स हीटिंग से निकल सकते हैं? बस ये स्मेल्टिंग से कौन कौन थे? शाबाश, जिंक से लेके कॉपर तक के ये इनके लिए अलग मेथड था, और जो टॉप वाले हैं इनके लिए अलग मेथड। इनके लिए था इलेक्ट्रोलाइसिस, इनके लिए था स्मेल्टिंग, जबकि इसमें क्या था? जस्ट हीट। इज दिस क्लियर? स्मेल्टिंग के लिए आप रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज करते हैं? हीट तो करते हैं आप। रिड्यूसिंग एजेंट 3 थे, या तो कार्बन, या हाइड्रोजन, या कार्बन मोनोऑक्साइड, या कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन या कार्बन को मेटल्स की रिडक्शन के लिए यूज करते हैं। इसलिए क्योंकि ये इनको रिड्यूस कर सकता है तो कार्बन जो है यहां पर फिट हो जाएगा। कार्बन की कभी कभी बात करता है रिएक्टिविटी सीरीज में। ये रिएक्टिविटी सीरीज किसकी है? मेटल्स की। इसमें किसी नॉन मेटल का काम नहीं है। तो नॉन मेटल आपके पास एक तो हाइड्रोजन आया हुआ। ये क्यों आ गया? क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ही तो रिएक्टिविटी सारी कंपेयर की थी। अब अगर कार्बन को रखना पड़ जाए हमें, तो कार्बन क्योंकि इनको रिड्यूस कर सकता है तो वो ज्यादा रिएक्टिव है इनसे, इसलिए कार्बन विल बी प्लेस्ड बिटवीन एल्यूमिनियम एंड जिंक। इज दिस क्लियर? ये बहुत मुश्किल से रिड्यूस होते हैं। इनके लिए हमें करना क्या होता है कि इसमें किसी कैथोड के ऊपर जो है हम इलेक्ट्रॉन्स देते हैं इनको, और इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है। ये आगे जाके हम देखेंगे डिटेल में। तो एट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको ये काम करना पड़ेगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस नहीं लेना चाहते। इनके लिए आपको हीट भी करना है और साथ उसके इन तीनों में से कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज करना पड़ेगा, जबकि इनके कंपाउंड्स को जस्ट हीट इज इनफ। क्लियर? नाउ द लास्ट थिंग इज thermal stability of carbonates and nitrates. Thermal stability of carbonates and nitrates करने जा रहे हैं अभी कि इनके जी बेटा वाह भाई thermal stability of carbonates and nitrates. इन मेटल्स के साथ अगर कार्बोनेट या नाइट्रेट लगा हो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी की बात होती है। क्या मतलब इसका थर्मल स्टेबिलिटी? थर्मल का मतलब क्या है? हीट। स्टेबिलिटी का मतलब, मैं अगर आपसे पूछता हूं कि एक मार्कर को, जो आपने देखा प्लास्टिक का मार्कर जो होता है उसको, और एक मेटल स्पून को, दोनों को अगर मैं आग पे रख दूं, ज्यादा स्टेबल कौन है? मेटल स्पून। मेटल स्पून को स्टेबल क्यों बोल रहे हैं? आग पे रख रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ नहीं होगा, और मार्कर जो है मेल्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ऐसी चीज जो बेयर कर सकती है उसे हम कहते हैं स्टेबल हीट को, और जो बेयर नहीं कर सकती उसे हम कहते हैं अनस्टेबल। पहली बात यहां पे नोट कर लें कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, इफ any substance is subjected to excessive heat, it either decompose or burn. अगर किसी सब्सटेंस को आप एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करेंगे in presence of
ऑक्सीजन, तो इट आइदर कंबस्ट या फिर डिकम्पोज। क्या मतलब हुआ इसका? फॉर एग्जाम्पल मैं इस सब्सटेंस को उठा लिया मैंने, फिर मैंने सल्फर को उठा लिया, फिर मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को उठा लिया, इस तरीके से मैंने मैग्नीशियम सल्फेट को उठा लिया एंड एल्यूमिनियम नाइट्रेट को उठा दिया। ये आपके पास सब्सटेंसेस आ गए। बट प्रोडक्ट विल बी रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स। इन सबको मैंने आग में फेंक दिया अगर, तो इनसे क्या क्या बनेगा? या तो ये जल जाएंगे या डिकम्पोज कर जाएंगे। इनको अगर मैं आग में फेंक दूं, या तो ये जल जाएंगे या डिकम्पोज कर जाएंगे, और मुझे कुछ नहीं पता अब क्या होगा इनके साथ। आखिरी AlNO3 थ्राइस, आइदर दे विल बर्न या फिर डिकम्पोज। मुझे अभी फिलहाल कुछ नहीं पता कि बर्न उनमें से कौन सा वर्क और डिकम्पोज कौन सा होगा। मैं आपको इक्वेशन की बैलेंसिंग इक्वेशन राइटिंग सिखाने जा रहा हूं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। पहले वाले में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ऑक्सीजन के अलावा कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन। सेट हो गया। दूसरे वाले में जस्ट सल्फर है। तीसरे वाले में एक कैल्शियम है और एक कार्बन है। ऑक्सीजन नहीं लिखना। इसमें एक मैग्नीशियम है और एक सल्फर है। आखिरी वाले में एक है एल्यूमिनियम और दूसरा कौन है? नाइट्रोजन। हमने कहा कि इनको आग में फेंक देंगे, या तो ये जल जाएंगे या डिकम्पोज करेंगे, लेकिन बनेंगे क्या? इनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स। रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बनाने की कोशिश करते हैं और हम जो है इनके साथ ऑक्सीजन ला के जोड़नी शुरू करते हैं। बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन लेके, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। फार्मूला क्या बनेगा? CO2। पहले C2O4 बनेगा, फिर CO2 शॉर्ट करके, तो इसका रिस्पेक्टिव ऑक्साइड हो गया CO2। इस तरीके से इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, तो फार्मूला क्या बनेगा? H2। सल्फर का रिस्पेक्टिव ऑक्साइड SO2 होता है। कहां पढ़ा था? कांटेक्ट प्रोसेस। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है। फार्मूला यही रह जाएगा। और कार्बन का रिस्पेक्टिव ऑक्साइड ये होता है। मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है तो वैलेंसी इसकी 2 होगी और ऑक्सीजन की -2 होती है। फार्मूला यही रह जाएगा इसका। और सल्फर का रिस्पेक्टिव ऑक्साइड क्या होता है? SO2। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 और इसकी वैलेंसी 2, तो फार्मूला क्या बनेगा? Al2O3। और यहां पर इसका रिस्पेक्टिव ऑक्साइड NO2 होता है। मैंने 2 रिस्पेक्टिव ऑक्साइड आपको कहा है कि आपको हम बता रहे हैं, ये आपको फार्मूला राइटिंग से नहीं, कि नाइट्रोजन का रिस्पेक्टिव ऑक्साइड NO2 होता है जबकि सल्फर का SO2 होता है। कोई मसला यहां तक? आप करने जा रहे हैं बैलेंसिंग। N2O भी होता है लेकिन रिस्पेक्टिव इसका ही है। बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं उनमें से, जैसे SO3 भी होता है। रिस्पेक्टिव कौन सा होता है? बनता कौन सा पहले, वो उसको जो स्टेबल होता है। अगर पहले वाले की बैलेंसिंग करें तो कार्बन इसमें कितने हैं? इधर भी एक जान छुट्टी। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे कितने हैं? तो बैलेंस करते हुए आपको लगाने पड़ जाएंगे यहाँ पर 2। अब इस तरफ ऑक्सीजन है राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन ही नहीं, तो आपको इधर ऑक्सीजन लिखनी पड़ेगी। डन हो गया? कितनी लिखूं के बराबर हो जाए? 2 ये हैं और 2 ये, 4 हैं, तो आपको इधर 2 लगाना पड़ेगा। Why do we have to write it on the top? हमें S के साथ ही लिखना होगा क्योंकि वहां पर नहीं है ऑक्सीजन। किसके साथ लिखना होगा? सर हम ऑक्सीजन को CH4 के साथ क्यों लिख रहे हैं? जब हम S के पास नहीं है ना ऑक्सीजन, तो हम ऊपर क्यों लिख रहे हैं? अल्लाह की बंदी, इस पे कार्बन है और हाइड्रोजन है। ये बताओ कि इधर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन नहीं है इस तरफ। अच्छा इक्वल टू के इस ऑक्सीजन है, इस तरफ है क्या ऑक्सीजन? ओके सर। नहीं है ना? मैं खुद से नहीं लगा रहा, बैलेंसिंग की वजह से लगानी पड़ रही है। तो बैलेंस करने के लिए मुझे ऑक्सीजन लगानी पड़ी। मुझे अभी भी नहीं पता कि अगली इक्वेशन में क्या होगा, अल्लाह जानता है।
तो जब मैं उसको बैलेंस करूंगा फिर जाके मुझे पता चलेगा ऑक्सीजन चाहिए या नहीं चाहिए। मेरी ख्वाहिश पे कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ बैलेंसिंग कर रहा हूँ। बेटा इसमें सल्फर एक था, जान छूटी, और ऑक्सीजन इसमें दो है, इस तरफ ऑक्सीजन है ही नहीं, तो आपको ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी, और आपने यहाँ पे लिख दिया O2, ये भी डन हो गया। तीसरे वाले में जब चलते हैं तो कैल्शियम आपके पास एक था, डन हो गया, कार्बन भी एक था, डन हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है। आप ऑक्सीजन नहीं आ रही, मेरी अपनी मर्जी नहीं चल रही यहाँ पे, बल्कि बैलेंसिंग कर रहा हूँ। आखिरी वाले में आते हैं, नेक्स्ट वाले में मैग्नीशियम एक, जान छूटी, सल्फर भी एक, जान छूटी, ऑक्सीजन यहाँ पे है 4 और वहां पे 3, किस तरफ कम है ऑक्सीजन? देखो देखो देखो, तो आपको राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी। ऐसे लगा दिया, किसी ने आगे कहा पागल हो गया कि ऐसे होती, अब ऐसी होती तो हमारी तो ऑक्सीजन खराब हो जाएगी, उस तरफ 4 इस तरफ 5 हो गई, तो आप इधर लगा दें हाफ, मुझे चलता है नॉर्मल 0.5, ठीक। तो अब आपके पास ये इस तरफ भी 4 होगी, उस तरफ भी 4 होगी, कभी ऑक्सीजन इस तरफ आ रही है, हम mg के साथ नहीं लगा सकते? ऐसे ना, नहीं सर, यहाँ पे नहीं, आगे इधर ऐसे कर दें, बेटा इसमें गुनाह मिलेगा, फार्मूला खराब करने जा रही हो आप। रिस्पेक्टिव ऑक्साइड 2 MgO कर सकते एक mg है ना, उधर 2 क्यों करेंगे mg को? नहीं, ख्वाहिश है तो पूरी कर देता हूँ, रेशियो यही रहेगी इसकी। वो mg ऐसा तो पूरे पे लग जाएगा ना। हाँ नहीं, वो सब कुछ कर दो, फिर सब कुछ वैसे ही हो जाएगा, दोबारा उधर ही आएगी कहानी। इस वाले में एल्यूमिनियम कितने थे यहाँ, बस एल्यूमिनियम, और इधर कितने, तो कुछ खेलना पड़ेगा, 2 करते इधर एल्यूमिनियम 2 हो गए, जान छूटी। नाइट्रोजन पे आ जाए, नाइट्रोजन काउंटिंग करें बेटा, नाइट्रोजन 3 का मतलब 6 हो रहे हैं, एक में एक एल्यूमिनियम नाइट्रेट में 3 नाइट्रोजन है, तो 2 में 6 हो जाएंगे। ये वैसे भी आपको नजर आ रहा है, 3 और इससे 2 से मल्टीप्लाई करके 6 कर दिया आपने, सेट हो गया जी। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 9 और 2 18 में से इधर मैं काउंट कर लूं, 3 तो ये हो गए और 12 ये हो गए, टोटल कितने हो गए 15, इधर 18 है उधर 15, तो 3 आपको लगाने पड़ेंगे ऑक्सीजन। 3 ऑक्सीजन के लिए आपने लिखा O2, सर इसको एयर को पूरा 2 कर दो, ऐसे कर दो, 3 हो गए, इसका मतलब 3 ही, इसका मतलब 12 है, इसका मतलब 3। अब ऑक्सीजन जो आई है मेरी मर्जी से नहीं आई, बैलेंसिंग की वजह से आई। अगर आपको क्या किया था, हमने सबको हीट किया था, मैं बता देता हूँ दोबारा क्या किया था, हमने हीट किया था, तो हम लिख देते हैं कि इसको भी मैंने हीट किया, इस कंपाउंड को, इसको भी हीट किया था, और इसको भी हीट किया था, और इसको भी हीट किया था। हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी, हीट किया था। कुछ में ऑक्सीजन मेरी मर्जी से नहीं आ रही, खुद ही आ रही है। अगर रिएक्टेंट साइड पे आपको ऑक्सीजन नजर आ जाए तो ये पढ़ा के तो है हम आपको, क्या कहते हैं इसको, ये हो गया कंबस्टन, जल्दी में कंबस्टन। और अगर ऑक्सीजन नहीं आ रही तो फिर आप देखें एक चीज के 2 टुकड़े हो गए, डिकम्पोजिशन। हमने ये बात कही थी, या तो डिकम्पोज होगा या बर्न होगा। तो अगर ऑक्सीजन आ रही है इसका मतलब बर्न हो गया, कंबस्ट हो गया, और अगर ऑक्सीजन नहीं आ रही इसका मतलब क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। ये भी डिकम्पोज हो गया और ये भी डिकम्पोज हो गया, जिसमें ऑक्सीजन रिएक्शन साइड पे आपको नजर नहीं आ रही। तो ये बात हो जाएगी आप लोगों को, इस जगह पे आपको पहुंचाना था, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को, आप तो आप हैं एएस में जो एस्टेरिक लेके आ जाते हैं, जब तक ये पढ़ते नहीं है ए लेवल में जाके, उनको भी ये नहीं पता कि इसको अगर मैं आगे फेंक दूं क्या बनेगा। लेकिन आज आपको पता चल गया कि दुनिया की किसी भी चीज को उठा के अगर आगे फेंकेंगे क्या बनेगा, रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स। एक चीज और सुन लें, ये मेटल ऑक्साइड है, आयनिक होगा, ये ऐश की फॉर्म में बच जाएगा, और ये नॉन मेटल ऑक्साइड गैस बनके निकल जाता है। ठीक, तो जितनी भी ऐशेस नजर आती है वो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। क्लियर यहां तक मसला? तो जो चीज आपको सिखानी थी वो तो आपको सीख गए, अब जो है एक स्टेटमेंट बोलनी है, खत्म हो जाएगा रिएक्शन सीरीज। मुझे असल में मैंने यहाँ पे जो चीज सिखानी थी वो थी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। अब आप लोगों को कुछ नहीं करने की जरूरत, आपके सामने कोई भी इक्वेशन आ जाए, कोई भी कंपाउंड आ जाए,
हालांकि मैंने क्या पढ़ाना था, नाइट्रेट एंड कार्बोनेट पढ़ाने जा रहा हूँ, थर्मल कार्बोनेट नाइट्रेट देखे टॉपिक, और मैंने सल्फेट भी डाल दिया इसमें, कोई और भी डाल देता तब भी आप लोग कर लेते। तो आपको बताता हूँ आप लोग कहाँ पहुंचा दिया। ये बात सबको समझ आ गई। पहली बात तो इक्वेशन की बैलेंसिंग आ जाना। अब छोटी सी बात लिखनी है, थोड़ी सी गहरी करके लिख देते हैं, ऐसे करके छोटी सी लिखूंगा, जानू मेरी जान के टोटे, अब देखता जा। मोर रिएक्टिव द मेटल, मोर thermally stable its carbonate या फिर नाइट्रेट। यकीन करो ये इंग्लिश नहीं समझ आई होगी, आइए, इसलिए मैं लिख रहा हूं I.E। if you have a calcium carbonate and if you have a जिंक कार्बोनेट, इनको तोड़े बनेगा मोर रिएक्टिव मेटल, मोर थर्मली स्टेबल। जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उतनी ज्यादा हीट चाहिए होगी। आप बता दें कि इनमें से किसके लिए ज्यादा हीट चाहिए होगी? कैल्शियम कार्बोनेट के लिए ज्यादा हीट चाहिए होगी या जिंक के लिए? ऊपर कौन होता है मोर रिएक्टिव? इन दोनों में से कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है या जिंक? जैन पहले आता है या क्या? इसके लिए अगर आपको चाहिए 1200 एनर्जी टेम्परेचर, इसके लिए आपको चाहिए होगा 500 डिग्री सेल्सियस। ये बात समझ आ गई? मोर रिएक्टिव तो उसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, ज्यादा स्टेबल है। कम रिएक्टिव तो कम स्टेबल है, कम एनर्जी में टूट जाएगा। अब जो टूटेगा ना, उसकी इक्वेशन लिखनी बच्चों को नहीं आती, ये तो पहचान जाते हैं सारे, लेकिन आप लोगों को ऐसी दिल में वसवसा आ रहा है कि आगे ही है शायद। आप क्या बनेगा पहले? गुड, Ca+C हो गया नीचे वाले में, Zn+C। क्या बनाना है? ऑक्साइड। इसका ऑक्साइड यही होता है, इसका ऑक्साइड O2 होता है। इसका ऑक्साइड भी वैल्यू 2 है इसकी, जबकि इसका ऑक्साइड ये बैलेंस हो गई है। कर ले ये बात समझ आ गई? तो आपको इक्वेशन बैलेंसिंग जो है कि आप लोग कर सकते हो नहीं, ये सिखाना था। मुश्किल सिंक क्या होता है? जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती, जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती और जब तक तेरे बच्चे नहीं हो जाते और उन बच्चों की भी शादी नहीं हो जाती, उस वक्त तक तुझे याद रखना जिंक का चार्ज हमेशा +2 होता है और सिल्वर का चार्ज हमेशा +1 होता है। ये पढ़े तो है ट्रांजिशन में, लेकिन ये है नहीं ट्रांजिशन। दो बातें बोली, मैं पूछूंगा तेरे बच्चों तक क्या बात याद रखनी? क्या? सिल्वर का +1 होता है, इसको मत छेड़िए, ये आप लोग भी याद रखिएगा, ठीक है? सिल्वर का +1 मरे या जिए होगा तो चार्ज +1 होगा बस, और जिंक का +2। सर आप इतने सरकास्टिक क्यों हैं? साइको बेटा, वो ऐसे नहीं था, वो मैंने असल में किसी ना किसी बच्चे को ये बात बोलनी थी मुझे, क्योंकि बच्चे जो है यहाँ पे फार्मूला राइटिंग में जिंक और सिल्वर का फार्मूला चेंज कर जाते हैं, तो मुझे हर बैच में किसी ना किसी बच्चे को ये पॉइंट देना होता है। तो बच्चे ने सवाल कर लिया, उसको बोल दिया मैंने, अगर कोई और बोलता तो उसको बोल देता मैं। तो इस तरीके से ना कुछ बातें याद रह जाती हैं ऐसी। अभी देखिएगा, मैं किसी दिन पूछूंगा बच्चों से, बच्चों को इसके बच्चे तो याद होंगे लेकिन ये बात नहीं याद होगी कि सिल्वर के ऊपर चार्ज कितना है। ठीक है, तो एक दफा दोबारा हाँ डोज देनी पड़ेगी, फिर जाके याद हो जाएगा। जिंक का +2 बढ़े आगे। चलो
देखिए हमने क्या पढ़ाया, जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए। पहले दो टूटते ही नहीं माशाल्लाह से, जान छूटी। पहले दो टूटते ही नहीं है क्योंकि बहुत रिएक्टिव है, और स्कूल कॉलेज की लेबोरेटरी में इतना टेम्परेचर होता नहीं कि ये टूट जाए। बहुत ज्यादा कोई एटम बम फोड़ दें फिर तो टूटेगा ही टूटेगा, लेकिन आम हालात में बहुत ज्यादा हीट चाहिए इसके लिए। अब आ गया, अगर आप ये देखें तो आप लोगों को ये इक्वेशन बैलेंस करनी आती है, आपको चाहे क्या ख्याल है? और अगर मैं नाइट्रेट लिख दूं तब भी आपको बैलेंसिंग इसकी आती है, आपको पता नहीं है, बस आती है आपको। इस तरीके से आखिरी चीज में एक मसला है, और वो ये है कि अगर आपको याद हो आखिरी 3 के कंपाउंड को अगर हीट करो तो ऑक्साइड नहीं बनता था, मेटल बन जाती थी। जी जानो, इसमें N तो बैलेंस है। मेरी जान के टोटे, छोटी सी बात थी, ये ले खुश, मतलब आपने बैलेंस करवाई। मैंने बैलेंस, हाँ ठीक है, ये बात समझ आ रही है। आप लोगों को असल बात जो देखनी है वो क्या है कि मोर एनर्जी किसके लिए चाहिए और लेस एनर्जी किसके लिए चाहिए। एक बात और बता देते हैं, अगर आपके पास कार्बोनेट हो तो क्या चीज निकलती है, कौन सी गैस निकलती है? ये क्या करती है, कैसे पकड़ते हैं इसको? मतलब टेस्ट लाइम वाटर। अच्छा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रेट से निकलती है, इसको भी देख लेते हैं। ये नाइट्रेट है तो इससे कौन सी गैस निकल रही है आपके पास? ऑक्सीजन। तो कलरलेस होती है, रीलाइट देख सकते हैं। इसका टेस्ट पढ़ा था आप लोगों ने? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का नहीं पढ़ा, सिलेबस में ही नहीं है। ये ब्राउन गैस होती है। इसका मतलब आप किसी व्हाइट सॉलिड को अगर हीट कर रहे हैं, किसी कंपाउंड को हीट कर रहे हैं, उसमें से ब्राउन फ्यूम निकल रहे हैं, इसका मतलब वो क्या होगा? नाइट्रेट होगा, नाइट्रेट होगा। ठीक, किसी मेटल कंपाउंड जिसको आप हीट कर रहे हैं उससे ब्राउन गैस बन रही है, इसका मतलब वो नाइट्रेट था। ठीक है, जबकि उसमें कलरलेस गैस होगी, पता नहीं चलेगा। इज दिस क्लियर? ये थोड़ा सा अनयूजुअल है, लेकिन क्वेश्चन नहीं करता, उसको पता बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, ओ लेवल का ही तो बच्चा है। आपको अगर याद हो, इनके आखिरी 3 के कंपाउंड को जब हीट करो आपको मेटल मिल जाती थी इंस्टेड ऑफ देयर ऑक्साइड्स। ये बात याद है? तो लेकिन इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यार हमने सारा ऑक्साइड के हिसाब से किया, ये क्या हो गया, तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसको पता है, अगर आप में से कोई बच्चा इसका ऑक्साइड भी बना देगा ना वही वाला, तो एक्सेप्ट कर लेगा इसको, क्योंकि इसमें इस बात को जहन में रखना कोई छोटा काम नहीं है कि यार जब सर ने बताया कि दुनिया की किसी चीज को भी, और हम सब करते रहे, यहाँ पे जो मसला है ये कॉन्ट्रिब्यूट कर सकता है वहां पे। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने इनमें से किसी को उठाया तो आपके पास मेटल बन जाती है इंस्टेड ऑफ, बाकी सब वैसे ही रहेगा। ठीक, तो ये आपके पास था वो क्या, वही थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स। थोड़ा सा करवाइए। मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट दी है, बाकी तो सारा इक्वेशन पे टाइम बर्बाद किया। क्या स्टेटमेंट दी है? मोर रिएक्टिव मेटल, मोर थर्मली स्टेबल। बेटा पहले दोनों नहीं टूटते, वेरी स्टेबल वेरी रिएक्टिव। जब ये टूट जाते हैं तो मेटल ऑक्साइड एंड इस तरीके से ये वाले अगर टूट जाए तो इसमें थोड़ा सा एक मसला क्या है, मेटल बन जाता है। डाउन द सीरीज थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, इंग्लिश समझ आ रही? नीचे वाले कम स्टेबल, हीट देंगे टूट जाएगा, इसका मतलब ये लेस एनर्जी, लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज। इसी बात को मैं गई। ठीक, अब हम वही है, क्या करें, टाइम बर्बाद करते हैं आज अच्छे तरीके से, फिर बाकी देखते हैं। ये नोट्स में है, आज जाके खोल लेना, यकीन करो, बार बार बस। ये जो आपको इतना बड़ा सद्दा दिया था पूरा, वो डॉग से स्टार्ट हो रहा है, रस्टिंग पे खत्म हो रहा है, बहुत कुछ है इसमें। सर वो क्या टेस्ट में आ रहा है कि आपने रिकॉर्डिंग पे देखिए स्लाइड आज दे टॉपिक कौन सा? हेबर बॉन्डिंग हेबर कांटेक्ट आप लोगों का एएस का नाम होगा, मैं देख लूंगा। आप उसमें देख लिया करें, केमिस्ट्री ओ लेवल देख लिया करें। सर आप एसिड बेस सॉल्ट एसिड बेस सॉल्ट मैंने कल देखो, कल भी कोई बच्चा मेरे साथ बहस कर रहा था, तो उसको मैंने बताया था कि आपके पास एक मैंने दी है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, इसको 3 टुकड़ों में तोड़ा था ना,
दूसरी थी ऑक्साइड पीएच इंडिकेटर और तीसरा था सॉल्ट। तो मैंने एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन की एक वीडियो अपलोड कर दी, एक रिवीजन शीट दी है जिसमें आपके पास ऑक्साइड पीएच इंडिकेटर भी चला गया। उसके बाद जैसे ही सॉल्ट में आते हैं, सॉल्ट में टेस्ट ऑफ आयंस है, टेस्ट ऑफ गैसेस है, टेस्ट ऑफ केटाइन, ये सारे। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट का मामला है और आयनिक इक्वेशन। तो इनसॉल्युबल सॉल्ट को नाइट्रेट प्रेसिपिटेशन से करते हैं NaNO3 लगा के, और सॉल्युबल सॉल्ट के लिए एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन कर रहे होते हैं। जी नहीं, एक लिमिटिंग रिएक्शन छोड़ा है, अभी मोल स्टार्ट हो रहा है सैटरडे से, तो उसमें जो है फिर यस इस सैटरडे से। सैटरडे को तुम्हारी शादी है क्या? क्या बोल रहे हो? रात में करेंगे जब सब फ्री हो, कोई पंगा ना करे। बातें माशाल्लाह बातें बहुत अच्छी करते हैं आप लोग। फ्राइडे सही है, बोल रहे हो तो ठीक है। और सर वो आज रिकॉर्डिंग और पीडीएफ दे देना टेस्ट में बॉन्डिंग तो है जी। मैं एक बात बता दूं, आप लोग नोट से पढ़ा करें, टाइम सेव होगा, और जहां पे स्टक हो वहां पे वीडियो जाके देखें, वरना टाइम बर्बाद होगा। अच्छा अब चुप करो थोड़ी देर के लिए, मुझे काम करना है। मेटल कार्बोनेट था, गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट, डिस्क्राइब द केमिकल टेस्ट ऑफ दिस गैस। गैस प्रोड्यूस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड केमिकल टेस्ट इसका क्या है? मिल्की विल्की शिल्की क्या क्या टर्न लाइम वाटर मिल्की। कैल्शियम ऑक्साइड मैन्युफैक्चर्ड बाय डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, राइट इक्वेशन। क्या बनाना है भाई को? कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला आता है, और किस चीज से बनाना है? तो वो तो आम बच्चा सोचेगा, आपको तो पता है। डिकम्पोज कर रहा है इसको, क्या बनेगा साथ? बाकी मसला हो रहा था। ये इसने क्या किया, बहुत सारे मेटल कार्बोनेट उठाए, इसमें रखे और गैस का वॉल्यूम नोट करता गया। किसी गैस में इतना, किसी केस में इतना बना, किसी में इतना बना, किसी में इतना, किसी में कुछ बना ही नहीं। तो वो ये कहता है कि आपके पास अगर ये सारे के सारे मेटल्स जो थे, डायग्राम सबको क्लियर नजर आ रही है? इसमें वो कह रहा है कि मेरे पास क्या क्या था, उसके पास था, एक था कैल्शियम कार्बोनेट, एक था कॉपर कार्बोनेट, एक था मैग्नीशियम कार्बोनेट, और एक था सोडियम कार्बोनेट, और एक था जिंक कार्बोनेट। माशाल्लाह कितने हो गए? 6 कार्बोनेट हो गए। अच्छा 5 हो गए। रिएक्टिविटी सीरीज याद है सबको? वो आपने लिखी है यहाँ पे कि कल नसीमा के मंगेतर अली जैन फाखिर पप्पू। अच्छा अब हमें हमारे पास कौन कौन से इनमें से आ गए? एक कैल्शियम बोला उसने, हमने कैल्शियम को मार्क कर दिया, और फिर उसने कॉपर को, अच्छा पप्पू के बाद भी जाना पड़ेगा, पप्पू कॉपर सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम। अच्छा अब आपको इसमें एक कॉपर नजर आ गया, दूसरा कौन है? मैग्नीशियम हो गया, फिर हो गया आपके पास सोडियम, और फिर हो गया जिंक। ये सारे मैंने मार्क कर दिए। अब बताएं सबसे नीचे CU वो होगा X होगा। अब इसको तुम नाउ यू हैव अ टाइम टू थिंक। कॉपर X होगा। हो गया कॉपर। आप तो जो बोल रहे, बोलने की तो सही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तो जरा बोल रहे हैं, कुछ जरा सोच ले, थोड़ा सा मसला है। इस बच्चे ने कुछ बोला लेकिन उल्टा बोल दिया। तो सर वो सबसे पहले तुक्के नहीं लगा बेटा, जल्दी टूट जाएगा। कौन टूटेगा? नीचे वाला ऊपर वाला? नीचे वाला। नीचे कॉपर टूटेगा। अगर कॉपर टूटेगा तो गैस ज्यादा बनेगी कम बनेगी? तो सबसे ज्यादा गैस किसमें बनी है? यू है? मेटल X। सर ये तो टाइम है ना, गैस टाइम टाइम क्या जितने टाइम में ज्यादा टाइम लगेगा और कुछ ज्यादा
आपने 5-5 मिनट सबको हीट कर दिया, सबसे ज्यादा गैस किस में बनेगी? जो जल्दी टूटेगा। सर ये गैस के हिसाब से अच्छा लेना अच्छा है। अच्छा, सही, आप सही कह रहे हो। द टाइम टेकन है, गैस का वॉल्यूम नहीं है, टाइम टेकन। अगर सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? सबसे मुश्किल इट इज द मोस्ट स्टेबल। जो नहीं टूटा ये कौन है? सोडियम। सोडियम आप एक साथ लिख दें कि वाई क्या हो गया आपके पास? सोडियम हो गया। उसके बाद सबसे ज्यादा टाइम किसको लगा? एक्स को। तो एक्स कौन सा हो जाएगा इनमें से? कैल्शियम। उसके बाद किसको टाइम लगा? तो ये क्या हो जाएगा इनमें से? उसके बाद कौन? ये आपके पास आ जाएगा उस लिस्ट में से जिंक। एंड द लास्ट वन विल बी। तो तुम तुक्के में भी सही सोच रहे थे, यही था। क्लियर? ये आपके पास उन्हीं मेटल्स को नाम पूछे, मतलब पेज सामने होगा तो लिख लेंगे। एक्सप्लेन हाउ यू यूज द स्टूडेंट्स रिजल्ट टू आइडेंटिफाई ईच मेटल। वो बंद कर दी ना ऑक्सीजन। छोड़ दे, हो गया, वो हो गया। वो कह रहा है चंपू लाल ने जो रिजल्ट्स दिए थे उसकी बेस पे आपने मेटल को कैसे आइडेंटिफाई किया? तू मुझे बता, मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया? हमने मिल बांट के कैसे? आपने पीरियोडिक टेबल से लिया, एक्टिविटी से। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आपके 3 मार्क्स इसी बात के हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। 2 मार्क इधर होंगे, 1 मार्क इधर होगा। मोर रिएक्टिव द मेटल मोर थर्मली स्टेबल। आखिर में एक फ्रेज अगर लिखना चाहें कि सोडियम पोटेशियम डू नॉट डिकम्पोज, ये लिखना चाहे तो अपन लिख दें। एक नहीं टूटा था उसको इस तरीके से। सर तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? मोर रिएक्टिव द मेटल मोर थर्मली स्टेबल। इसका मतलब हो गया, कहानी खत्म हो गई। हमने आज हर चीज बता दी इस बात में। अगर आप लिखना चाहें कि सोडियम पोटेशियम डू नॉट डिकम्पोज, while sodium and potassium being more reactive do not decompose, अगर लिखना चाहें। ये ऐसा क्वेश्चन कम से कम 2 मार्क्स तो देने चाहिए। 1 मार्क दे रहा है, ऐसा हलवा होगा जैसा आपका ख्याल। खेलते हैं। 1 मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट हीटेड, इसके कितने हीट किए? 1। 0.001 सॉरी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रोड्यूस। गैस कितनी? अबे बावले, ये सारी गैस है। गैस 2 ही प्रोड्यूस हुआ। इससे पता ये चला कि अगर 2 मोल इसके हों तो कितने मोल गैस के बनते हैं? 5। अगर ये 0.01 हो तो ये कितना हो जाएगा? नाराज कोई नहीं हो ना, इसके बारे में भी मोल की बात की थी, इसके बारे में मोल ही पूछे जा रहे हैं उसने, इसलिए वॉल्यूम तो नहीं पूछा ना। नहीं, वो तो अभी इसके बाद। इसके बाद भी तुम लोग मुझे, ये तो किसी मैथ्स के टीचर को व्हाट्सएप कर आंसर भेज देंगे। इसके बाद मैं नहीं करवाता ये यहाँ तक। लेट कर दिया तुम लोगों ने यार, करवाना था। करवा सकते हैं। करते हैं सर आप चार्ट से दिखा दे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई चलेगा। जी सर, बाकी सब हो जाएगा। चले बेटा, उसको तो नहीं पढ़ रहा, ये डायग्राम अच्छी लग रहा है काम की अपने। कोई मेटल कार्बोनेट से उसको हीट किया इसने, लाइम वाटर से टेस्ट कर रहा है गैस को। स्टेट वन फैक्टर दैट मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट इफ स्पीड्स द रिएक्शन कंपेयर्ड इन फेयर अवे। ना ऊपर पढ़ना पड़ जाएगा। रेट के 5 फैक्टर्स से, अब मुझे क्या पता किस बेस के ऊपर ये काम कर रहा है। द स्टूडेंट कंपेयर द रेट action of heat on 3 solid carbonate. She heated each carbonate using operators shown below. In each case, she recorded the length of time मिल्की होने के लिए टाइम उसने नोट किया था। सही है? टेम्परेचर। अब वो किस फैक्टर को देखो, टाइम तो वो नोट कर रही है, टाइम तो नहीं, किस चीज को कांस्टेंट करे जिससे कंपेरेबल, बाकी हर चीज पे कांस्टेंट होनी चाहिए। सिर्फ तब जाके आपके पास आएगा कि किसको टाइम ज्यादा लग रहा है किसको कम। तो यहाँ पे टेम्परेचर आ जाएगा, और मोस्ट ऑफ द केसेस टेम्परेचर ही कांस्टेंट करना होता है। तो इसलिए होता है सर वॉल्यूम भी कांस्टेंट रखते हैं। वॉल्यूम किसका?
वॉल्यूम कितना बन रहा है? कार्बोनेट और वॉल्यूम नहीं, मास लाइम वाटर और मतलब सर लाइम वाटर का अगर जो है ज्यादा बढ़ा दें हम लाइम वाटर वो लाइव तो फिर ज्यादा देर हाँ, लगेगी सही। वॉल्यूम भी द टाइम टेकन फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की, सबसे जल्दी किसमें हुआ? सबसे देर में किसमें हुआ? मैग्नीशियम कार्बोनेट एक्सप्लेन दीज रिजल्ट रिएक्टिविटी ऑफ मेटल. More reactive than metal. More time it will take to decompose. English में. और वो पूछ रहे हैं रिएक्टिविटी किसी ज्यादा होगी किसी कम होगी, हमें तो वैसे ही याद है. अच्छा, बेटे सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें 3 मेटल को डिप किया है, एक का नाम नहीं पता हमें, लेकिन आपको एक बात और भी पता चल जाएगी इसमें आराम से सुकून से. वो कह रहा है कि जब ये काम किया द गैस वाज प्रोड्यूस इन 1 टेस्ट ट्यूब ओनली. वो कौन सी होगी? एसिड किससे रिएक्शन करता है याद है सबको? कल से लेके पप्पू तक. ये तो हो गया, ये कट गया. अब एम के बारे में क्या कह रहे हो? कह रहे एक में हुई, एक में तो कर दी मैंने. इसका मतलब से रिएक्शन किया हमने कि नहीं किया? फिर सोच दें, देख लें सुकून से, इत्मीनान से, आराम से. एम ने फिर किया कि नहीं किया? एम मेटल है. मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? 3 में से हम 2 को जानते थे, हमें पता इसने करना है इसने नहीं करना. उसने जब नीचे लिख दिया एक ही नहीं किया तो इसका मतलब इसने भी नहीं किया. फिर मैं इसके ऊपर अब इसकी बेस के ऊपर ये क्रॉस लगा रहा हूँ, इस बेस के ऊपर. डन हो गया. बोला गैस कौन सी बनेगी अगर इसका रिएक्शन करवा दें तो टेंशन कोई नहीं लेनी, सबको पता है ना. और H2 लिख देंगे इसको और हमें मिल जाएगा 0 आउट ऑफ 1. क्या भंड मार दिया हमने. ये अक्सर बच्चे भंड मारते हैं. नेम बोल दिया आप फंस गए. H2 लिखा हुआ काम क्या 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 क्या. हाँ पूरा वर्ड लिखना है. अब बस कर देना और कितने धक्के लगाए. Give the test of this gas. प्रिंटर वाला ऑक्सीजन का नहीं होता. ऑक्सीजन वाला ये होता है कि it will Gives relax pop sound to lighted splinter. अच्छा जी, which metal has reacted? मैग्नीशियम. ये तो सवाल नहीं. आप इधर Mg लिख दें, कोई मसला नहीं है. अब नाम नहीं बोला उसने या मैग्नीशियम. Suggest giving reason, identify metal M. तो हम पहले करके आगे. सर जो कॉपर से It will be either silver, gold या platinum. क्यों? कॉपर तो हो नहीं सकता. नहीं किया ना तो कॉपर तो उसने दिया हुआ है ना इसमें. कौन रिएक्शन नहीं करते थे एसिड से? कॉपर दिया हुआ है सही. इसकी एक्सप्लेनेशन क्या आ जाएगी? बिकॉज M has not reacted with सीधी सब करते ना. acid. एसिड से रिएक्शन नहीं किया तब इनमें से हमने पहचाना. फिर क्या? सीधी होता. बस सर अब मैं पहली दफा थ्योरी का पेपर दूंगा आपको, उस दिन देखूंगा कितना इजी लिखते क्या हो तुम. और मेरे पेपर में बेटा खुदा का खौफ है, हाथ जोड़ता हूँ, ये मत लिख के आइएगा, पता नहीं कौन से टीचर सिखाते हैं. पहले आप बेटा कुछ समझ ना आए तो पहले क्वेश्चन को कॉपी कर दें, उसके बाद बिकॉज लिखे. ठीक है. ये 2 सर ये इंग्लिश में होता है इसमें तो नहीं, इधर भी करते हैं. इधर बच्चे उनकी आदत बनी होती है वो लिखते हैं. हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं. ठीक है. अब बच्चे ने लिखा ही सब कुछ गलत है तो मैं उसकी 3-4 के बाद जो है ना फिर मैं हवा में पेन घुमाना चाहता हूँ. ठीक है. एग्जामिनर भी यही करेगा, पता नहीं लिख क्या रहा है. ठीक है. अच्छा जी, अब यहाँ पर गौर से देखें कि ये कुछ मेटल्स हैं और उनके आयन्स हैं. अब ये कह रहा है कुछ 6 टेस्ट ट्यूब्स जो हैं उनको जैसे अरेंज किया हुआ है. ईच ट्यूब कंटेन द पीस ऑफ 1 मेटल
half immersed in a solution containing one of the ion, अच्छी बात है, there was a deposit in only in 3 test tubes including 5. इसमें रिएक्शन हो गया, डिपॉजिट तभी तो आया होगा, बस ये बता दिया उसने, बाकी हमने देखना है। और ये कह रहा है कि 6 में रिएक्शन नहीं हुआ तो अच्छी बात हो गई। आप लोगों को जो ये बात बताई इस भाई ने, इससे आप लोग क्या बता सकते हो? इसका मतलब ये हुआ कि N is heavier than reactive than copper, तभी तो रिएक्शन हो गया कि N is more reactive than copper। और जिसमें नहीं हो उससे क्या पता चला कि मंगू is above N, is it? तभी तो रिएक्शन नहीं कर सका वो। ये बात समझ आ गई? बाकी हम खेलते हैं। क्या कॉपर मंगू को हटा सकता है? नहीं सर, क्या कॉपर N को हटा सकता है? क्वेश्चन मार्क आ गया। देखते हैं नहीं हटा सकता, इसका नहीं हटा सकता। पक्की बात है। कैसे जरा बता दो मुझे भी। सर यहाँ पर जो है आपने देखा था ना, सर एन सही करो, बच्चों को समझ आ जाए। तो सर ऊपर है ना, मैंने कौन सा उसमें यूनाइटेड नेशन में तुझे कहा कि स्पीच देने का सीसी बता देते। सर वो रिएक्ट नहीं होगा क्योंकि सर, वहाँ power पे के रिएक्शन बाद नहीं हुआ, वहाँ पे चले। कॉपर को भाई ये बता रहा है कि N ने कॉपर को मार दिया, तो कॉपर N को कहां से मार सकता है फिर? इसका मतलब ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ इन दोनों में से? N। तो N को कॉपर नहीं हटा सकता, फिर क्रॉस लगा दें। क्या मैग्नीशियम कॉपर को हटा सकता है? ध्यान हो गया। क्या मैग्नीशियम N को हटा सकता है? सर हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम N को हटा सकता है। ये रिएक्शन नहीं हुआ था ना कि N जो है मैग्नीशियम को नहीं हटा सका था, तो मैग्नीशियम N को हटा देगा। तो इसको मैंने कर दिया टेक। उसने कहा 3 में हुआ रिएक्शन, हमने लिख दिए तीनों। और अब खेलना है। बजाय इसके कि हम आगे जाएं, हम इसको जरा सेट कर लेते हैं। ये जो मेडिसिन से यूज किए, इनमें सबसे टॉप पे कौन आ जाएगा, सबसे नीचे कौन आ जाएगा? एमजी आएगा, सबसे टॉप पे आएगा Mg। इसमें एन आएगा फिर कॉपर आएगा। Mg के बाद फिर कौन आएगा? N आएगा। उसके बाद कौन आएगा? अब नहीं आया समझ। पहली बात में पता चला कि कॉपर मैग्नीशियम से ऊपर है। ओ सॉरी, ये तो क्या नहीं था इससे कि N is above than copper, ये हमने लिख दिया। एंड दूसरी बात पता चली कि मैग्नीशियम जो है दैट इज above than N, ये बात पता चल गई। 2 टेस्ट से पता चल गया था आपको, आपने लिख दिया सब कुछ। अब वो कह रहा है किस किस में डिपॉजिट सीन होगा, तो क्या लिखें? 3, 4 and 5। अच्छी बात हो गई। Suggest with a reason what metal N could be। सर इनके बीच के वो लिख देंगे सारे, शाबाश। इनके बीच के सारे होंगे, तो सारे ऊपर इसके आएगा कल नसीमा के, मंगू के बाद कौन आएगा? अली, जैन, पप्पू, जहेज। ये अब आप इनमें से किसी को उठा के लिखेंगे। सर सारे अच्छा मेटल लिखना है तो हार्डन को हटा दे। नहीं सारे नहीं लिखेंगे, कोई मसला है। एल्यूमिनियम नहीं लिख सकते? एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम नहीं लिख सकते, गुनाह मिलेगा। आप लोग भी बताएं क्यों नहीं लिख सकते एल्यूमिनियम? सर ये एन से ऊपर है। ये बहुत इन तीनों में से कोई है और तीनों लिखूंगा, तीनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर बैठा है छुरी लेके तेज करके कि एल्यूमिनियम लिखे, बच्चा मार्क काट दो। क्या मसला है इसमें? एन के ऊपर चार्ज कितना है? अच्छा प्लस और अली भाई में चार्ज कितना होता है? प्लस 3 होता है। चलो इस बच्चे की शादी और उसकी फिर बच्चे, जिंक पे चार्ज कितना? 2 पप्पू मैक्सिमम 2 ही होता है और अली भाई 3 हो जाएंगे। अली भाई तो अली भाई को हटा दें, आप जिंक या पप्पू लिख दें यहाँ पर। सर दोनों जिंक और दोनों नहीं लेड। सर दोनों लिख सकते हैं। हाँ हाँ What would you लिखा है? आयरन पे 3 भी आयरन- और 2 भी होता आयरन था, मैं मिस किया आयरन क्या? अली, जैन, फाकिर, पप्पू। है। फाकिर डाउट में है, 2 और 3 2 भी होता है 3 भी होता है, एंड वी हैव टू यूज 2 ओनली। इसलिए अली भी फारिग हो जाएगा। सर डाउट वाला काम ही नहीं करता। ये 2 भी होता है और 3 भी होता है, इस डाउट की वजह से इसको भी नहीं ले सकते। तो हमने यहाँ से 2 को कटाना था, एक अली भाई को और एक फाकिर को। सर बक्कू को ले लेगा। जो वो दे प्लैटिनम लाया। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन टुक प्लेस इन। fine. नेम द प्रोडक्ट फॉर्म हीटिंग एंड कार्बोनेट।
एंड राइट इक्वेशन फॉर दिस। ये आप लोगों को दे दी। नहीं 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 नहीं, जब टीचर मुझे मैथ्स पढ़ाता तो मुझे लगता था सब कुछ आता है मुझे, जब मैं खुद करने बैठता तो पता चलता था। अब जरा लिखो, सर दो क्वेश्चन आप जरा लिखो, गजनी मत बनो, लिखो। इसकी इक्वेशन लिखो, n का चार्ज +2 था और n की पोजीशन भी आपके सामने आ गई कि कहां पे वो, बल्कि लिखा भी हुआ नहीं एक दो बस एक बात मुझे ओ माय गॉड दैट एंड नो 2 होगा ना वो 2 भी होगा। हाँ जी दैट एंड नो दैट होगा प्लस 0 और दैट कार्बोनेट ऑफ शाम में ज्यादा 800 डिग्री सेल्सियस होगा ना लेकिन 800 डिग्री सेल्सियस because 500 how is technically required that and was अरे that and was last वाला part 4 जो वो लिखा हुआ है कि मेजर प्रोडक्ट का कार्बोनेट हम जो बचा है से कार्बोनेट की एक्टिविटी हो गया भाई। जी सर हो गया इक्वल हो गया है O प्लस C। आसान था ऐसे बोलिए। सर फजूल में आपने तो थोड़ा टाइम दिया। नेम द प्रोडक्ट्स, ये तो ज्यादती है। नेम द प्रोडक्ट्स क्या लिखा तुम लोगों ने? सर हमने इक्वेशन that and CO3 फिर मार्क गवा दिया ना अपना। तो सर उसमें आगे राइट एंड इक्वेशन भी लिखा है फॉर दिस रिएक्शन। तो जानू ऊपर भी कुछ लिखा है, सर उसकी खैर है, एक मार्क चला गया ना। कम नहीं है मार्क्स। जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा आपने उसकी जगह पे जिंक को यूज कर लिया, ये भी चल जाता है, ये स्मार्टनेस थी। वरना आप एन से लिखते, एक हो गया आपके पास n is equals to ऑक्साइड ऑफ एन सर ये सही है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन में भी आंसर कर ठीक है, आपको अक्सर जगह पे ये काम करना पड़ जाएगा। ये इसने कभी अभी तो मिल गया था ना, आपको ऊपर सजेस्ट कर दिया था जिंक या तो आपने लिख दिया उसमें से, कभी बोलेगा नहीं, डायरेक्ट नीचे ले जाएगा। तो आपके पास एन पे चार्ज कितना था सर प्लस 2 और कार्बन पे चार्ज कितना होता है? -2 एंड +2, यही फार्मूला रह जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ गए तो फिर आपके पास एन अलग कर दे, सी अलग कर दे, इसका ऑक्साइड हो जाएगा, ये इसका ऑक्साइड हो जाएगा CO2, क्योंकि इसकी वेलोसिटी 2 वही रह जाएगा। ये इसकी इक्वेशन बन रही थी। ठीक है। 500 अच्छा ओ लेवल के बच्चों को खुसूसी नसीहत है, स्टेट सिंबल मत लगाया करें क्योंकि आपको लगाने नहीं आते। हाँ जब वो बोले लगाओ तो फिर लगाना, ऐसे नहीं दिमाग खराब कर दो उसका। ठीक है, वो जो ऊपर यही जो यार होता है जानू, जर्मनी होता है। ये आयरन का ऑक्साइड है और कार्बन के साथ हीट कर रहा है भाई इसको। ये क्या शाबाश, स्मेल्टिंग हो रही है भाई। मेटल बन जाएगी कि नहीं बनेगी? द गैस प्रोड्यूस कौन सी होगी? तुक्का मार के भी। आम बच्चा, बिल्कुल फारिग बच्चा जो क्लास में कभी कभी आता है, कोई है वो कहाँ है आज? हाइड्रोजन होगी सर। नहीं आता तो रेगुलर है लेकिन सोया होता है। हाँ क्या कह रहा है, तुझे भी पता होगा कौन सी गैस बनेगी? जो बात है, देख मुझे पता था। लेकिन जो स्मार्ट बच्चा हो सकता है यहाँ पे मार्क लूज कर दे, ये लिख के, है ना, 0 मिलेगा उसको। क्या लिखना था? जी जी जी, इसका टेस्ट भी आना चाहिए। ये अच्छी बात है, ये इसको कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन ऑफ इंग्लिश। ठीक है, पता नहीं किससे पढ़ रहा है, 12 लिख रहा है। कुछ बच्चे लिख के आते हैं पास लाइम वाटर थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड। पास नहीं टर्न हो। अच्छा एक ट्रांसमिट की। गिव द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन जो ऊपर हुआ? ऊपर उसका फार्मूला लिख लें।
साइड लिखा होगा सर Fe इसको इक्वेशन बना देंगे Fe2O3 एंड C लिख दिया। अब बताओ क्या करोगे भाइयों? क्या करोगे? ना ना ना, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है भाई, मेटल बनानी है। अब करना बैलेंस बस, बाकी तो मसला नहीं है। देखो आपको मेटल बनानी है ना, सर प्लस 1/2 ऑक्सीजन देखो एक बात याद रखना, ऑड नंबर को इवन कर दिया करो, अच्छा फिर काम आसान है। इसमें इवन नंबर है ऑड है? बस यही समझ गए सर सर इसे बैलेंस नहीं करेंगे, करना पड़ेगा ना भाई। यहाँ पर 6 ऑक्सीजन की वजह से कितना लगाना पड़ेगा? 3 डन हो गया। सर वहाँ पर Fe के साथ 4 लगे। तो कुछ बात समझ आई तुम लोगों को? ये वाला मुझे नहीं आई सर। और तो तुम रहे थे चल फिर तो देख, आप लोगों ने मतलब मिसगाइड कैसे हुए कि इसका ऑक्साइड बनेगा? जी आप लोग ये कुछ बच्चे मिसगाइड हो गए, ऑक्साइड क्यों बने? ऑक्साइड तो उस वक्त बनेगा जब आपके पास एक कंपाउंड होगा, उसके एलिमेंट्स का ऑक्साइड बनाएंगे। सही समझ सर जब इसमें C आ गया है। ये स्मेल्टिंग है। स्मेल्टिंग क्या होती है? मेल्टिंग की बड़ी बहन, मेल्टिंग की बड़ी बहन। स्मेल्टिंग में होता क्या है? मेटल निकल आती है, मेटल निकाल दे, इसमें से कौन सी मेटल है? तो बाकी जो चीजें बची उनको मिला दे, तो क्या होगा? CO2। अब बैलेंसिंग नहीं आती तुझे? गुड हो गया। क्लास मैंने आपको थ्योरी करवा दी, आप लोग जो है क्या चलो जी। Magnesium oxide, magnesium can be obtained from magnesium oxide. कार्बन थोड़ी होगी सर, ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन बोलेंगे, हाइड्रोजन होगी सर। हाइड्रोजन होगी सर, हाइड्रोजन अगर हाइड्रोजन का कार्बन हाइड्रोजन कार्बन ओ भाई हाइड्रोजन तो ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं आ रही, तो समझ नहीं। मुश्किल हो गया, पहले इजी था, मुश्किल हो गया। या ये इस बच्चे का जो हाल है आप लोगों भी हो सकता है। आप लोग सुन रहे गौर से, आप रिएक्टिविटी सीरीज लिखिएगा, जो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं बाउंड्री चेक कर लीजिएगा, पहले 3 एसिड से कौन, फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पे जाए तो देखिएगा कौन किसके लिए कौन सा मेथड है, और आखिरी क्या चीज है? थर्मल डिकम्पोजिशन, वो बाउंड्री चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये बावला जो हुआ है ना, इसको ये बाउंड्री नहीं समझ आ रही कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है बताओ? स्मेल्टिंग हो रही है। स्मेल्टिंग होती किसकी है? सर ये उसकी देखिए अगर मैं आपकी जगह होता मैं भी इसको हिट कर देता, लेकिन ये दोनों गलत है। तो 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते ना। नंबर 1 अक्ल बड़ी है भैंस, नंबर 2 भैंस जो है वो बहुत बड़ी है यहाँ पे। तो कल नसीमा के मंगेतर अली जैन फाखिर पप्पू जहेज कॉपर स्मेल्ट सिर्फ ये मंगू कैसे कर रहा है स्मेल्ट? मंगू तो नहीं हो सकता। मंगू को तो वही कर सकता है जो मंगू के ऊपर हो, वो उस पर डिस्प्लेस मार दे। ये बात समझ आई? सर मगर ये थोड़ा देखिए स्मेल्टिंग होती ही इनकी है जिनको मैंने मार्क किया है ये। तो इसकी मैग्नीशियम की तो स्मेल्टिंग हो नहीं सकती, मैग्नीशियम तो ऊपर इससे स्मेल्टिंग वाले रीजन में है ही नहीं, ज्यादा रिएक्टिव है। इसका तो इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा। अब वो कह रहा है कि कौन से एलिमेंट से काम को डिस्प्लेस कर दे इसका। और फिर जो बच्चे बार बार इस पे अटके हुए थे
ये दोनों ही तो ऑप्शन बन रहे थे। नहीं नहीं हो जाएगा, ये दिमाग उसी वक्त बने जब आप लोग पास में करेंगे। यहाँ पे तो सबसे आसान काम तो पढ़ाना होता है, आप लोग समझ आ गए, आप लोग भी गए, मैं भी गया। असल काम है पास पेपर्स। ऑर्डर ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल, इनमें से कौन सी मेटल आसानी से रिड्यूस हो जाएगी? कोक के साथ। ये कौन किसकी बातें कर रहा है? ये किसकी बातें कर रहा है, जरा देख लें। ये स्मेल्टिंग की बातें हो रही है। कोक का मतलब होता है कार्बन के साथ हीट करना, ऐसे ही बोल रहा है ना ये। तो स्मेल्ट होते हैं जिंक, अली जैन, फाखिर, पप्पू एंड कॉपर, जहेज बीच में रह जाएगा। ये मेटल्स होती है। वो तीन रह जाएंगे नीचे में। आप डेफिनेटली 2-3 दफा लिखें, हो जाएगा याद। अब वो कह रहा है कि कौन डिफिकल्ट टू रिड्यूस, मुश्किल से कौन होगा? जिंक। जिंक मुश्किल में होना चाहिए। आसान कौन होगा? ठीक है, लेड या कॉपर। तो कॉपर तो है नहीं हमारे पास, लेड आंसर आ गया और आंसर बन गया। अब मैं आपको देखिए, आज मैं क्वेश्चन पे टाइम लगा दिया। इससे पहले हम आ रहे थे, पढ़ के जा रहे थे, पजल चला था। आप सोचिए कि जब तक आप नॉलेज अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा ये काम? इन बुक्स पे जो शोर मचा रहा था वो यही तो था। ठीक है, तो आज आपको शीट्स दे रहा हूँ मैं इसकी, और रिडॉक्स की शीट दे रहा हूँ, और रिएक्टिविटी सीरीज की कंबाइंड शीट है। आप लोग उसको कर लीजिएगा। मैं उसको फ्राइडे संडे को वैसे ही आधे पूरे घंटे में डिस्कस कर लूंगा ऑनलाइन। ठीक है सर। ठीक है, तो क्योंकि शीट डिस्कशन में क्लास आया होती है हमारी, तो उसके लिए हम ऑनलाइन का कुछ कर लेते हैं। और मैं वो शीट दे रहा हूँ, वो रख लें। इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और कंबाइंड शीट भी दूंगा, उसको भी साथ साथ जो जो क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं वो करते जाए। किसकी? कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस की तो रिकॉर्डिंग पड़ी है ना। अब जैसे टेस्ट के लिए अभी आप लोग कैसे करते हैं? वही रेड स्पॉट रटा मार के ना। सर मैं तो नोट्स लिखता हूँ। इतनी जल्दी वैसे बता दूं, आइंस्टाइन की औलादों में से हम है नहीं, जन्म से तो आई नहीं हम, तो इतनी जल्दी तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। ये देखिए, इसमें ट्रिकी होता है, थोड़ा सा अप्लाई करना थोड़ा मसला होता है। तो इसकी जिसकी प्रैक्टिस होगी वो जल्दी जल्दी कर लेगा। तो मतलब वही करना होता है जो आपने पहले कहा। हाँ, बुक का बड़ा फायदा था हमारा, अब तो पीछे रह गया। बेटा तो उसमें अकड़ बकड़ कर लिया बड़ी तेजी है। जो बच्चा मुझे आगे ये समझा सकता है, ऐसे क्वेश्चन करके आना कि सर ये गलत क्यों है, उससे लर्निंग होती है। हाँ सर, ये बात आपने कि ये गलत क्यों है, वो मुझे समझाना है। ठीक है, तो इस शीट पे आप लोग अगर रटा भी हुआ ना तब भी आप नॉलेज अप्लाई कीजिएगा और फिर लिख लीजिएगा। ठीक है सकीना, समझ आ गई?